हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे वो उससे कंटिन्यू आगे करेंगे। तो हम पढ़ते हैं आज डीएनए। तो डीएनए पढ़ते हैं और डीएनए में देखते हैं डीएनए क्या है। मतलब डीएनए में जो है, डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसका डीएनए जो बहुलक है वो न्यूक्लियोटाइड का है। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का है। तो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनना है? शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षारक प्लस फास्फेट। तो शर्करा को एस से करेंगे, नाइट्रोजन क्षारक को एन से प्रदर्शित करेंगे और फास्फेट को पी से करेंगे। नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो 4 होते हैं, इतना ध्यान रखना। फिर आगे एक क्वेश्चन दिया, जैसे न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होते हैं। जैसे ऑप्शन ए है SPN है, बी है ऑप्शन SP है, सी है PN है, डी है SN है। तो इसमें जो हमें ये ध्यान रखना कि डीएनए जो बहुलक है वो न्यूक्लियोटाइड का है और यहाँ न्यूक्लियोसाइड दिया है। साइड और टाइड में ही फ़र्क है क्वेश्चन में, यही ध्यान रखना है। ये आया हुआ भी है क्वेश्चन। और इसमें जो हम पहले नोट पढ़ते हैं समझने के लिए, न्यूक्लियोसाइड बराबर फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को, मतलब फास्फेट रहित का मीन्स होता है बिना, फास्फेट के बिना जो न्यूक्लियोटाइड है उसे ही न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। फास्फेट के बिना न्यूक्लियोटाइड जो है उसे ही हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। कहने का मतलब जब ऐसा है कि न्यूक्लियोटाइड तो इन 3 से मिलकर बनने है, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट से, और न्यूक्लियोसाइड जो मिलकर बनेगा वो सिर्फ SN, S का मतलब है शर्करा और N का मतलब है नाइट्रोजन क्षारक। तो न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनने है? शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बनने है। समझ गए? न्यूक्लियोटाइड 3 से मिलकर बनना है और न्यूक्लियोसाइड 2 से मिलकर बनना है। अगर हम साइड और टाइड का ही ध्यान इस क्वेश्चन में नहीं करते तो हम पहला वाला ऑप्शन करेक्ट कर जाते, तो वो हमारा जो रॉन्ग हो जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनना है और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसे एक ध्यान रखने के लिए, जैसे हमने सॉफ्ट वर्ड लिखा है तो सॉफ्ट डीएनए, तो इसमें जो हम न्यूक्लियोसाइड साथ से न्यूक्लियोसाइड कर देंगे और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना है पता ही है, SN से। तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। हो गया ये। अब जो हमें आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन क्षारक N2 बेस। तो नाइट्रोजन क्षारक हमने कितने बताए थे ऊपर? 4 बताए थे। तो 4 में देखो, एक है प्यूरिन, दूसरा है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन और पिरामिडिन में कौन कौन से 4 नाइट्रोजन क्षारक आते हैं? वो कौन कौन से आते हैं? प्यूरिन में आता है AG, A को एडिनिन कहते हैं, G को गवानीन कहते हैं, और पिरिमिडीन में जो होता है TC, तो T को थाइमीन कहते हैं और C को साइटोसिन कहते हैं। अब इनको याद कर रखने की ट्रिक हमें ये ध्यान रखना, AG ने ये कहना कि AG ने पिरामिडीन को परी शब्द पकड़ लेना, AG ने परी को TC दी, AG ने परी को TC दी, ध्यान रहेगा। तो हम इस तरीके से ध्यान कर लेंगे कि AG ने परी को TC दी। और ये नाम जरूर ध्यान रखें कि A को एडिनिन कहते हैं, G को गवानीन कहते हैं और T को थाइमीन और C को साइटोसिन। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि A T से कितने बॉन्ड बनाता है? तो A से 2 बॉन्ड बनाता है, G C से 3 बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखना। अब आगे आते हैं हम नोट होलिक्स मॉडल। तो जो डीएनए में होलिक्स मॉडल है वो किसने दिया है? बोर्डसन ने, क्रिक ने, विल्किंस ने। तो इन तीनों ने मिलकर होलिक्स मॉडल दिया था, बोर्डसन, क्रिक, विल्किंस। इनके लिए ही, मतलब होलिक्स मॉडल के लिए इन तीनों को जो 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये हो गया। अब हम डीएनए और आरएनए में अंतर समझते क्या है। तो डीएनए में जो है शर्करा डीऑक्सीराइबोज के रूप में होती है और आरएनए में राइबोज होती है सिर्फ। और इसमें जो नंबर 2 पे है N2 बेस जो होता है वो हमने पढ़ाई था, AG ने परी को TC दी। तो ये ध्यान रखना, AG TC। और इसमें जो RNA में सिर्फ इतना अंतर है, इसमें AG ने वहाँ TC आ जाता है, यहाँ UC आएगा, जिसमें U की फुल फॉर्म जो की होगी यूरोसिल होगी। इतना अंतर होगा डीएनए और RNA में। यहाँ राइबोज आ जाएगा, यहाँ T की जगह U हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम जीन। तो जीन जो है डीएनए का ही खंड है, जीन भी, जो विशेष लक्षण निर्धारण करता है, जो हमारे बच्चों में विशेष लक्षण निर्धारण करता है भ्रूण में। तो ये गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, ये वंशागति का वाहक होते हैं।
अब हम नीचे समझते हैं डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन, इन तीनों का कार्य समझते हैं क्या है। अब डीएनए में तो हमारे AGCA N2 बेस आएंगे, ये समझना। और एमआरएनए का कार्य क्या, तो एमआरएनए जो है इसका कार्य जो है मैसेंजर का कार्य है। मैसेंजर का क्या कार्य है, एमआरएनए जो डीएनए से सूचना लेगा, उसी सूचना को लेके प्रोटीन की तरफ कन्वर्ट करेगा। तो एमआरएनए का जो एमआरएनए और डीएनए के बीच में जो सूचना लेने का काम है उसे कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए जो यहाँ से एमआरएनए ने सूचना किससे ली थी, डीएनए से, और डीएनए जो सूचना दी वो AG से इनसे मिलकर दी। तो यहाँ से जो सूचना दी वो काय में कन्वर्ट हुई, यहाँ के AGC जो थी। तो एक आरएनए में तो पता है हमें कि U आ रहा है, इतना ही अंतर है कि T की जगह U है। तो A का U में और G का C में और C का G में। तो इनके बॉन्ड कितने बनने हैं, A का G से U से 2 बॉन्ड बनने हैं और G के 3 बॉन्ड बनने हैं C से, और C के G से 3 बॉन्ड बनने हैं। तो इनमें से कोई विशेष गुण लेगा आरएनए, जो यहाँ से कोई विशेष गुण उठाएगा वो वहाँ प्रोटीन में एक विशेष लक्षण भेज देगा। ये इसका कार्य होता है, जो ट्रांसलेशन। एमआरएनए और प्रोटीन के बीच में जो कार्य होता है वो ट्रांसलेशन का कार्य होता है, क्योंकि यहाँ से जो इनमें से कोई विशेष लक्षण भेजेगा, जो भ्रूण में कोई नया लक्षण आता है। ये समझ गए। अब यहाँ नोट में भी दी गई है ये आगे, जैसे पहला नोट है डीएनए से आनुवंशिक सूचना एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ये हो गया। और नंबर 2 पर लिखा एमआरएनए को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है, कि एमआरएनए से जो सूचना प्रोटीन के रूप में गई निर्माण कर रहा है वो ट्रांसलेशन होगा। और डीएनए से आनुवंशिक सूचना जो एमआरएनए द्वारा प्राप्त करना है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ये हो गया। अब नीचे पढ़ते हैं हम नोट, कृत्रिम जीन। तो कृत्रिम जीन जो संश्लेषण के लिए, कृत्रिम जीन के लिए 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में नोबेल में मिला था। ये इतना ही ध्यान है। अब नीचे पढ़ते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन कितने रूपों में हुआ, 3 में हुआ। 3 कौन सो में, 3 हुआ असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो 3 हुए मीटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, 3 रूपों में हुआ। तो इसमें असूत्री में कौन कौन से आए, जीवाणु आए, प्रोटोजोआ आए और शैवाल आए, ये 3 आते हैं, ध्यान रखना। और समसूत्री में कायिक कोशिका आती है, सोमोटिक सेल आती है, और अर्धसूत्री में जो जनक कोशिका आती है, जिसे अंडाणु और शुक्राणु होते हैं। अब ये ध्यान रखना, नंबर 2 पे जो समसूत्री है, कायिक कोशिका है, सोमेटिक सेल जो है, इसमें 2 संतति कोशिका बनाती है। 2 कैसी, मतलब जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, तो वो 46 डबल करती है। यहाँ 46 2 होते हैं, 2 गुण होते हैं। और अर्धसूत्री में क्या होता है, जनक कोशिका में, यहाँ जो होते हैं जब हमारे 46 अलग अलग होंगे नर और मादा में, तो यहाँ जनन कोशिका में आके अंडाणु और शुक्राणु में जब 46 अलग अलग हो रहे हैं, तो 46 ये अलग अलग होकर 4 भाग में बढ़ जाएंगे। यहाँ पर अर्धसूत्री में 23 हो जाते हैं। तो यहाँ 4 संतति बनती है अर्धसूत्री में, और समसूत्री में 2 बनती है 46 की। नोट में लिखा हुआ जैसे समसूत्री में 1 जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका बनती है, तो ये समसूत्री में। और दूसरे नोट में लिखा हुआ अर्धसूत्री में 1 जनक कोशिका में 4 संतति कोशिका होती है। तो ये संतति वही है जो 46 गुणसूत्र है हमारे क्रोमोसोम में। ये हो गया। अब टॉपिक जो हमारा आज का पोषक तत्व वाला, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था, वो पढ़ेंगे आज। पोषण। स्वयंपोषी कौन से हैं, पेड़ पौधे। स्वयंपोषी होते हैं पेड़ पौधे, जो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है उसके द्वारा जो भोजन बनाते हैं। अब विषमपोषी कौन से होते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी के अंदर खरगोश, गाय आते हैं, और मांसाहारी के अंदर शेर आता है, और सर्वाहारी के अंदर मानव, बिल्ली, चूहा आते हैं। अपमार्जक के अंदर सियार, चील, और परजीवी के अंदर आते हैं जोक और जू। सहजीवी के अंदर आता है लाइकेन। अब इनका कार्य देखते हैं। भोजन जो हमारा 3 भागों में विभाजित होगा, वो कैसे होगा। नंबर 1, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, जो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं, वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट है। और जो हमारे नंबर 2 पे शरीर निर्माण में करने वाले खाद्य पदार्थ, जो हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, वो होती है प्रोटीन। और नंबर 3 पे रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ, जो हमारी रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, वो होते हैं विटामिन और खनिज।
तो हमें 3 रूपों में हमें भोजन के रूप में ऊर्जा ये मिल रहे हैं, 3 भागों में विभाजित हो रहा है हमारा भोजन। अब जो हम देखते हैं नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मतलब तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोन डी होती है, हम पी लेते हैं, तुरंत हमारे शरीर को, बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही होता है। तो शरीर की जो 50 से 75% ऊर्जा जो आपूर्ति होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। कैसे? एग्जाम्पल जैसे दे रखे, किन किन से मिलती है? गेहूँ से, चावल से, जौ, बाजरा, शक्कर, मतलब बहुत होते हैं ऐसे निरे हैं। गेहूँ, चावल, बहुत सारे अनाज होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा मिल रही है। अब ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये ध्यान रखना नोट कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, तीनों से मिलकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। और ये ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने? 3। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 3 कौन कौन से? नंबर 1 पर है मोनोसेक्राइड, नंबर 2 पे है डाइसेक्राइड और नंबर 3 पे है पोलोसेक्राइड। अब ये 3 हैं और 3 का निर्माण किससे? मोनोसेक्राइड का 1 शर्करा से होता है निर्माण, और डाइसेक्राइड का 2 शर्करा से होता है, और पॉलीसेक्राइड का बहुत सारी शर्कराओं से मिलकर पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। अब मोनोसेक्राइड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ग्लूकोज आएगा, फ्रक्टोज आएगा, गैलेक्टोज आएगा। तो ग्लूकोज जो ब्लड शुगर से मिलता है, और फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर से मिलकर, और गैलेक्टोज ब्रेन शुगर, ये आता है। अब आता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में क्या होता है? सुक्रोज। तो सुक्रोज, इसमें पहले कहा कि 2 शर्कराओं से मिलकर बनता है ये डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड में जो सुक्रोज है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों आते हैं। अभी इन तीनों का निर्माण किससे मिलकर हो रहा है? सुक्रोज का हो रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, माल्टोज का ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, और लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो ये इनका इससे निर्माण हो रहा है मिलके, 2 शर्कराओं से मिलके। माल्टोज जो है नंबर 2 पे, जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण हो रहा है। लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर हो रहा है। क्योंकि गैलेक्टोज का इससे ध्यान रखना, ग्लूकोज तो है ही, गैलेक्टोज से ध्यान रखना कि हमने पीछे पढ़ा था पिछली वाली क्लास में लैक्ट। तो लैक्ट मीन्स हमने दूध पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना कि लैक्ट आ रहा है गैलेक्ट में, तो ये दूध से ही है। तो इसमें से लैक्टोज जो होती है वो हमारी जो शर्करा मिलती है वो दूध में मिलती है। अब पोलोसेक्राइड तो बहुत सारी शर्कराओं से मिलता है, जैसे स्टार्च जो है पौधों में खाद्य संचय, तो पौधों में जो खाद्य संचय होती है तो वो स्टार्च के रूप में मिलती है। और ग्लाइकोजन जो होता है, जो जंतुओं में खाद्य संचय होती है ग्लाइकोजन में के रूप में। और सेलुलोज जो होता है पादप कोशिका भित्ति में, और काइटिन कवक कोशिका भित्ति में। अब ये नीचे है नोट, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है। प्राकृतिक रूप से जो सबसे मीठी शर्करा होती है वो फ्रक्टोज होती है शहद से, क्योंकि वो शहद जब मिलता है तो वो फूलों से निचोड़ होता है, कहीं फलों से जब आता है, तो इसलिए ये शहद जो है सबसे मीठी शर्करा होती है जो फ्रक्टोज में होती है। अब नीचे पढ़ते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर सुक्रोज, मतलब टेबल शुगर कौन सी होती है? टेबल शुगर होती है जो घर वाली चीनी होती है ना, तो वो उसे सुक्रोज होता है उसमें, तो उसे कैन शुगर, मतलब गन्ने से मिलकर ही बनती है टेबल शुगर। जो सुक्रोज होती है वो गन्ने से मिलकर बनती है। अब आता मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर जो है, तो मिल्क शुगर किस में होती है? तो लैक्टोज जो होती है मिल्क शुगर में, जो लैक्टोज होता है। अब नीचे लिखा हुआ सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। ये सही बात है कि सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। कभी आप सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सबको, फ्रक्टोज, सब चीज़ों को तुम मीठा समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट सारी ही मीठी होती है। जैसे स्टार्च है, स्टार्च मीठा नहीं होता। तो इस तरीके से कुछ ऐसी भी कार्बोहाइड्रेट जो मीठी नहीं होती हैं। तो आज की हमारी क्लास हम यहीं तक पढ़ी। और ये जो क्लास चल रही है, ये कुमार गौरव सर की जो जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, ये उसके नोट्स हैं। तो आप अधिक से अधिक पढ़िए और इन्हें रिवाइज करिए, क्लास लेते रहिए सब, और शेयर भी कीजिए। लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है भाई, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो थैंक यू। जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।